प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, चलिए बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से हो? ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए भाग 3 युद्ध का अध्ययन का अगला भाग। ठीक है बच्चों, इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी और समरतंत्र का संयोजन। ठीक है बच्चों, स्ट्रैटेजी और समरतंत्र का संयोजन या दोनों का किस तरह दोनों को जो है मिलाकर युद्ध भूमि में सफलता प्राप्त की जाती है, अर्थात युद्ध भूमि में दोनों में क्या संबंध होते हैं, किस तरह इनका प्रयोग करके एक युद्ध की नीति या युद्ध की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, स्ट्रैटेजी और समरतंत्र का एक अटूट संबंध है। इन दोनों में पर्याप्त अंतर भी है, लेकिन दोनों के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत सरल भी नहीं है। बच्चों, स्पष्ट विभाजक रेखा का मतलब जैसे युद्ध भूमि, जो कि युद्ध जो है जो स्ट्रैटेजी से शुरू होता है, किसी भी युद्ध के निर्णय और युद्ध की कार्रवाई स्ट्रैटेजी से शुरू होता है। समरतंत्र पर, ठीक है बच्चों, समरतंत्र के अंतिम चरण तक युद्ध समाप्त होता है। स्ट्रैटेजी से शुरू होकर स्ट्रैटेजी ले जाकर समरतंत्र को सौंपता है। समरतंत्र संपूर्ण युद्ध में हार और जीत का निर्णय कराता है, और उसके बाद अंत में युद्ध के बाद जो बचे रहते हैं, क्या नुकसान क्या भरपाई होता है, संभार तंत्र पे खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, युद्ध खर्च अर्थात प्रबंधन, युद्ध खर्च। ठीक है बच्चों, युद्ध का भार। चलिए, अब दोनों का संबंध इस प्रकार है कि एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बगैर स्ट्रैटेजी के समरतंत्र निर्धारित नहीं हो सकता बच्चों। क्योंकि बगैर स्ट्रैटेजी के कोई युद्ध भी संभव नहीं है, ना ही स्पष्ट रूप से कोई युद्ध लड़ा जा सकता है। अचानक कोई युद्ध हो बात दूसरी है, लेकिन अगर कोई बड़ा युद्ध या कोई अगर सोची समझे युद्ध, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई युद्ध लड़ा जाता है, तो उसका एक उद्देश्य होता है, और कोई भी उद्देश्य का युद्ध बिना समरतंत्र और बिना स्ट्रैटेजी के नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि वही जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य निर्धारण, उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्था करना, वही है स्ट्रैटेजी। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए युद्ध की प्रक्रिया को मैनेजमेंट करना, वही है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बगैर समरतंत्र अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और इन दोनों के संबंधों एवं संयोजन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, किस प्रकार समझ सकते हैं देख लीजिए। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लिए गए युद्ध के निर्णय के बाद तुरंत ही स्ट्रैटेजी का कार्य प्रारंभ हो जाता है, और इसके अंतर्गत राष्ट्र युद्ध की तैयारी करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है बच्चों, और ले जाकर युद्ध के मैदान में सेना को खड़ा कर देता है। इसके लिए स्ट्रैटेजी को निम्न कार्य करना पड़ता है। बच्चों, इसका कार्य कहाँ से प्रारंभ होता है आप देख सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब युद्ध का निर्णय लिया जाता है, ठीक, तो वहीं से जो है स्ट्रैटेजी का कार्य अर्थात युद्ध की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। और युद्ध की तैयारी प्रारंभ होने के बाद क्या होता है, स्ट्रैटेजी का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी में क्या क्या कार्य करना पड़ता है ये देख लीजिए आप लोग। पहला नंबर है शत्रु के शक्ति की जानकारी प्राप्त करना। शत्रु कितना ताकतवर है, कितनी सेना है, कैसे हथियार हैं, कैसे उसकी व्यवस्था है, कैसा प्रशिक्षण है, किस कोड के हथियार हैं, ये सारी चीज़ें, और कितने उसके मित्र हैं, कितने मित्र उसको साथ देंगे, अर्थात युद्ध के समय तक उसकी ताकत कितनी होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और उसी के अनुरूप जो है अपनी तैयारी की जाती है। अपनी सेना को संगठित करना, ये भी स्ट्रैटेजी का ही कार्य है। सेनाओं को इकट्ठा करना,
मित्रों से मदद लेना, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं बच्चों। और सैनिकों के लिए आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध कराना, आवश्यक यौद्धिक उपकरण हो गया, अन्य उपकरण जो भी है, युद्ध यंत्र, हथियार, गोला बारूद, सब वही चीज़ उपलब्ध कराना, ये सब स्ट्रैटेजी का ही कार्य होता है। और ज़रूरत समझा जाए, अगर शत्रु की संख्या ज़्यादा है सैनिकों की तो ज़रूरत समझा जाए तो सैनिकों की भर्ती भी की जाए, ये भी स्ट्रैटेजी का ही दायित्व है। ठीक है बच्चों। और शत्रु के मुकाबले आधुनिक अस्त्र शस्त्रों को भी उपलब्ध कराया जाता है। शत्रु के हथियारों को देखकर उससे प्रयास किया जाए कम से कम, अधिक से अधिक, अच्छा से अच्छा उपलब्ध कराया जाए हथियार, या कम से कम उससे नीचे तो ना ही हो। ठीक है बच्चों। शत्रु के मुकाबले प्रयास किया जाता है कि हमारी सेना के हथियार और भी अच्छे हों, ऐसा सेनाओं को उपलब्ध कराना, ये भी स्ट्रैटेजी का ही कार्य होता है। और आवश्यकता अनुसार मित्रों एवं सामंतियों को एकत्रित करना, मित्र राजा और सामंतीय राजा, अर्थात जिससे भी हेल्प हो सके, सैनिक सहायता की मांग की जानी चाहिए। जो हमारे मित्र होंगे, सामंत होंगे, उन सबको युद्ध के लिए बुलाया जाए, युद्ध की उनसे मदद मांगी जाए। ठीक है बच्चों। इसके अतिरिक्त जो है अन्य राजा जो हैं उनसे भी मदद मांगी जा सकती है जैसा आवश्यकता पड़े। इतना तो हो ही गया, ये तो हो गया सैनिक तैयारी। लेकिन इसके अतिरिक्त ये तो हो गई अपनी सैनिक तैयारी, अपने आप को मजबूत करने की तैयारी। लेकिन अब उसके अतिरिक्त अन्य जो कार्य होते हैं बच्चों स्ट्रैटेजी के, वो भी देख लीजिए आप लोग। अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा शत्रु को कमजोर करने का प्रयास करना, ठीक है, जिसमें शत्रु के महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार किया जाता है, जो भी उसके लिए जो महत्वपूर्ण स्थान हो, जैसे रसद भंडार हो गया, हथियार गोदाम हो गया, हथियार आयुध भंडार हो गया, और उसके लिए जो है जो महत्वपूर्ण किले हों जो सामरिक महत्व के हों, उन पर अधिकार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उच्च अधिकारियों में तोड़फोड़ भी कराना, ये भी क्या है, स्ट्रैटेजी का ही कार्य है। उच्च अधिकारियों का मतलब होता है उच्च अधिकारियों को पैसा देकर, घूस देकर अपनी ओर मिलाना, या ना मिले तो कम से कम आपस में लड़ा देना, ताकि युद्ध में उनके अंतर्गत उनके बीच में सामंजस्य स्थापित ना होने पाए। ठीक। और शत्रु के राज्यों में विद्रोह कराना। ठीक है बच्चों, विद्रोह कराना अर्थात आपस में वहाँ जाकर चाहे जैसी भी स्थिति हो, जैसे विद्रोह कराया जा सकता है। हिंदू मुस्लिम दंगा करवा दिया जाए, सांप्रदायिक दंगा, जातिगत दंगा, जो भी हो, जितना भी कराया जा सके, दंगा कराना आज शामिल होता है। इतना ही नहीं बच्चों, इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें हो सकती है, हर तरह से खड़ी फसलों को आग लगा देना, ठीक है, अन्न भंडारों, अन्न गोदामों को आग लगा देना, शत्रु को कमजोर करने के लिए, शत्रु के अधिकारियों को, सेनापति को लालच देकर अपनी ओर मिलाना, शत्रु के अधिकारियों में फूट पैदा करना, जो कुछ भी आप कर सकते हैं शत्रु को कमजोर करने के लिए, सब कुछ कीजिए। ठीक है। अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी, उसमें भी स्ट्रैटेजी तो है ही, अर्थात ऐसे उपाय कीजिए कि शत्रु की लड़ने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। एक तरफ आप अपने तैयारी बना के रखिए, दूसरी तरफ शत्रु को कमजोर कीजिए। तो स्थिति अगर स्ट्रैटेजी अच्छी है, दोनों उपायों द्वारा दोनों कार्य हमने किया है, अपने सेनाओं को शक्तिशाली भी बनाया है, अच्छे हथियार देकर, अपने मित्रों की मदद लेकर, सेनाओं की भर्ती करके, नए नए उच्च हथियारों का निर्माण करके, और शत्रु को कमजोर करने की अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा हमने ये भी स्ट्रैटेजी अपनाई है कि महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकारियों में तोड़फोड़ मचाना, ये सब चीज़ें हैं। अगर हमने किया है तो शत्रु के ऊपर हम काफ़ी हद तक भारी पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में होगा क्या, शत्रु के जो सैनिक हैं उनका मनोबल हमारे सैनिकों के मुकाबले में वो डाउन होगा, तो हमारे सैनिक उनको बड़ी ही सरलता से उनको पराजित कर सकते हैं। ठीक। चलिए आगे देखिए स्ट्रैटेजी का कार्य क्या होता है बच्चों। सैन्य प्रस्थान की तैयारी। सैन्य प्रस्थान का मतलब होता है जितनी दूरी की यात्रा हो उसके अनुरूप जो है उनको वाहन उपलब्ध कराना, वाहन, घोड़े, खच्चर, रेलवे, मोटर गाड़ियाँ, जो भी जैसा समय हो, जैसी यातायात की व्यवस्था का समय हो वैसे उपलब्ध कराना। आवश्यकता अनुसार अगर एरोप्लेन द्वारा भी जाने की व्यवस्था होते शीघ्र कार्रवाई के लिए,
जो भी शीघ्रतम जो है, जो भी हमारे पास वाहन मौजूद हो उनका प्रयोग कराना, ये सब स्ट्रैटेजी का ही कार्य है बच्चों। यातायात की व्यवस्था करना, मार्ग में कहाँ रुकना है उनके लिए भोजन पानी दुनिया भर का, ये सब चीज़ें व्यवस्था करना ही स्ट्रैटेजी का ही कार्य होता है। ठीक है, सेना एवं अन्य कर्मचारियों के रहने भोजन टेंट एवं आवश्यक चीज़ों को उपलब्ध कराना आदि जो है ये सब शामिल होता है किसमें, स्ट्रैटेजी में। इसके अतिरिक्त बच्चों देख लीजिए, स्ट्रैटेजी में वे सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो युद्ध की तैयारी से लेकर युद्ध भूमि में पहुंचने तक में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, युद्ध भूमि तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी स्ट्रैटेजी का ही होता है। अब देखिए, यहाँ स्ट्रैटेजी का कार्य समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी स्पष्ट रेखा भी नहीं है कि हम स्ट्रैटेजी कहाँ तक कार्य करेगी, कहाँ तक नहीं कार्य करेगी। अगर इंतजार करना है काफ़ी दिनों तक वो भी हो सकता है, लेकिन अभी युद्ध के मैदान में कभी क्या होता है बच्चों, युद्ध के मैदान में जहाँ पर हम कहते हैं ना कि स्पष्ट रेखा इसकी नहीं है, जैसे युद्ध के मैदान में अगर सेना खड़ी है युद्ध करने के लिए तो वहाँ पर तो हम मान सकते हैं कि चलिए स्ट्रैटेजी का कार्य खत्म हो गया। लेकिन कहीं कहीं पर युद्ध ऐसे भी हुए हैं कि सोते समय सुबह राजपूतों पर मुस्लिमों में आक्रमण कर दिया, सोते हुए सैनिकों पर आक्रमण किया गया, चलते हुए सैनिकों पर आक्रमण किया गया है। ठीक है, यात्रा के समय ही छिटपुट कार्रवाई शुरू हो गई। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रैटेजी और समरतंत्र को अलग किया ही नहीं जा सकता बच्चों, नहीं किया जा सकता। ठीक भाई, जैसे जो है पृथ्वीराज चौहान, क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी ने जब तराइन के संग्राम में आक्रमण किया था तो वो क्या किया था, उसने सुबह ही उसने जो है आक्रमण कर दिया था। राजपूत सैनिक ठीक से तैयार भी नहीं हो पाए थे। अब उसमें क्या कहा जाए, स्ट्रैटेजी और समरतंत्र का कार्य शुरू हो गया, कुछ नहीं कह सकते। अरे समरतंत्र का कार्य तो उसका शुरू हो गया था मोहम्मद गौरी का, लेकिन पृथ्वीराज का, उनको तो मजबूरी में तुरंत तैयार होकर युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। तो वहाँ पर यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के लिए स्ट्रैटेजी और समरतंत्र दोनों के बीच में लकीर खींचना मुश्किल है। ठीक है बच्चों, कभी कभी सेनाएं यात्रा में ही रहती हैं, चलते फिरते ही उन पर अटैक हो जाता है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजी और समरतंत्र की बीच की विभाजक रेखा को हम कहाँ खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी का कार्य समाप्त भी नहीं हुआ और अचानक समरतंत्र का कार्य शुरू हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब सेनाओं की युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद सेना अध्यक्ष का कार्य जो प्रारंभ हो जाता है तो वहीं उसको हम लोग सामरिकी या समरतंत्र कहते हैं। स्ट्रैटेजी ने सेनाओं को उनके हथियारों को, उनके योद्धिक उपकरणों को युद्ध भूमि में पहुंचा दिया, जनरल के हवाले कर दिया, सेनाध्यक्ष के हवाले संपूर्ण चीज़ें कर दिया कि अब आप सैनिकों का प्रयोग जिस प्रकार करना हो आप कीजिए। हमारा कार्य समाप्त हुआ। अब समरतंत्र को उसने सौंप दिया कि अब युद्ध कला तुम्हारी जिम्मेदारी है, किस तरह आपको लड़ना है, किस तरह नहीं लड़ना है, ये रहे हथियार आपका, ये रहा गोला बारूद, ये है भोजन सामग्री, अब जिस प्रकार आप लड़ाइए। ठीक है, चलिए, यह सैनिकों के प्रयोग की कला होती है बच्चों। यह है क्या, समरतंत्र सैनिकों के प्रयोग की कला होती है जिसे सेनाध्यक्ष परिस्थिति के अनुरूप सेना का प्रयोग करता है बच्चों। जिस तरह हम, परिस्थिति का मतलब होता है किस तरह सेनाओं को युद्ध कराना है। बरसात के मौसम का इंतजार करना है कि बरसात के मौसम के अतिरिक्त सूखे में हमको युद्ध करना है। सेनाएं हमारी किस तरह युद्ध के लिए प्रशिक्षित हैं, इसका भी ध्यान देना है कि हमको इनको जो है ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची भूमि में इनका प्रयोग करना है या पहाड़ी पे हमको इनका प्रयोग करना है। तो अपने परिस्थितियों के अनुसार, अपनी तैयारी के अनुरूप, अपने प्रशिक्षण के अनुरूप जनरल जो है युद्ध भूमि, युद्ध कला, ठीक है, समरतंत्र, युद्ध टेक्निक, युद्ध हथियारों का प्रयोग वो अपने दिमाग से करता है, जो भी विजय के लिए अच्छा समझता है। ठीक, अर्थात युद्ध के मैदान में कमांडर अपनी और शत्रु के शक्ति की तुलना करके विजय हेतु समरतंत्र निर्धारित करता है और विभिन्न चालों के द्वारा सैनिकों का प्रयोग वो करता है। ठीक है बच्चों, यही वह धुंधली सी विभाजक रेखा होती है जो स्ट्रैटेजी को समरतंत्र से अलग करती है। यहीं से सामरिकी का प्रारंभ होता है और समरतंत्र या सामरिकी के अंतर्गत निम्न कार्य किए जाते हैं।
निम्न कार्य में देखिए बच्चों क्या क्या कार्य समरतंत्र में किए जाते हैं, इसको हम लोग नीचे पढ़ रहे हैं। पहला नंबर, सैन्य शक्ति के अनुसार अपने लिए सुगम एवं शत्रु के लिए दुर्गम युद्ध भूमि और मौसम का चुनाव करना। कहने का मतलब जिस प्रकार की भूमि में हमारी सेना लड़ने लायक है उसका चुनाव करना, उस मौसम का चुनाव करना, और शत्रु के लिए जो उचित मौसम और उचित भूमि ना हो उसका चुनाव उसके लिए करना। ठीक है बच्चों, अपने लिए सुगम और शत्रु के लिए दुर्गम हर चीज़ों का चुनाव करना। उसको ना को चने चबवाना है ना, तो उसको जो है कठिन परिस्थिति उसके लिए हो, इजी परिस्थिति या सरल परिस्थिति हमारे लिए हो। आगे देखिए, सेना अध्यक्ष द्वारा अपने सैन्य अधिकारियों को कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश देना, अर्थात अपने जो सेना के जो छोटे छोटे टुकड़ियों के जो अधिकारी होंगे उनको जो है युद्ध का एक निर्देश देगा। वो किस तरह युद्ध करना है, किसको आगे आक्रमण करना है, किसको दाएं आक्रमण करना है, किसको पीछे से घेरना है, किसको दाएं से घेरना है। ठीक है बच्चों, किसको गोला बारूद का विभाग देखना है, किसको तोपखाने से फायर कराना है, किसको मिसाइल विभाग देखना है, किसको टैंक लेके जाना है। मतलब सारी जो है व्यवस्था सेनाध्यक्ष जो है अपने अधिकारियों को निर्देश वो देता है, क्रम बाय क्रम कि किस क्रम में क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब सेना अध्यक्ष द्वारा सैन्य अधिकारियों के कार्यों का निर्धारण कर देता है। निर्धारित निर्णय के अनुसार कार्यवाही का जो प्रारंभ हो जाता है, अर्थात युद्ध शुरू हो जाता है। संपूर्ण अधिकारियों के साथ उनकी सेना निर्णय पर्यंत शत्रु का मुकाबला करती है। जिस तरह निर्णय किया जाता है उसी तरह शत्रु के मुकाबले के लिए वो तैयार होकर शत्रु का मुकाबला वो करती है। और सेना अध्यक्ष को युद्ध के समय अपने सभी युद्धरत मोर्चों की स्थिति का निरीक्षण करना होता है कि कौन स्थिति हमारी कमज़ोर है, इनको हम पुनर्बलन कहाँ से दें, अधिक सैनिकों की मदद, अर्थात रिजर्व रखा है तो उसी में से कुछ सैनिकों को जहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ पर वो जनरल जो है भेजता रहता है। ठीक है बच्चों, जिसे कहते हैं पुनर्बलन, यानी युद्ध का जो मोर्चा कमज़ोर पड़ता है उसको अन्य सैनिकों से या रिजर्व सैनिकों से उसकी आवश्यकता की पूर्ति जनरल या सेनाध्यक्ष करता रहता है। ये पूर्ण युद्ध का निरीक्षण करता है, निरीक्षण के अनुरूप जो है अपना कार्य करता रहता है। ठीक है बच्चों, और सेना अध्यक्ष को चलिए आवश्यकता अनुसार अगर आवश्यकता तो समरतंत्र में भी परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब यही है, आवश्यकता अनुसार समरतंत्र में परिवर्तन भी करता है जनरल जहां देखता है, क्योंकि युद्ध में हो सकता है जो समरतंत्र निर्धारित किया गया हो वो परिस्थितियां जो है युद्ध में ना आए, तो ऐसी स्थिति में समरतंत्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना भी पड़ सकता है। तो इसके लिए भी जनरल तैयार रहे, जहां जरूरत पड़े तुरंत जो है अपने समरतंत्र को लचीलापन प्रदान करते हुए उसमें परिवर्तन वो करे। ठीक है बच्चों, और आवश्यकता अनुसार जो कमजोर स्थान हो उनका पुनर्बलन भी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, समरतंत्र की, क्योंकि सेना अध्यक्ष जो कार्य करता है वो समरतंत्र का ही कार्य है युद्ध के मैदान में लड़ाई करने के बाद, लड़ाई शुरुआत करने के बाद। जैसे नेपोलियन ने कहा है कि युद्ध में विजय का अवसर केवल एक बार आता है और सेना अध्यक्ष को उस अवसर से लाभ लेना चाहिए, अर्थात सेना अध्यक्ष को उस परिस्थिति में विजय का जो अवसर आए उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि विजय का अवसर हाथ से निकल जाए और सेनापति को पता ही ना चले, अर्थात समरतंत्र को पता ही ना चले। अब देखिए, युद्ध के प्रारंभ से लेकर युद्ध के निर्णय तक का संपूर्ण कार्य सामरिकी या समरतंत्र का होता है। ठीक है बच्चों, इस समयांतराल में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं, कभी विजय कभी पराजय की स्थिति दृष्टिगोचर होगी, जिसको सेनाध्यक्ष अपनी कार्य कुशलता एवं अनुभव से सुलझाने का प्रयास करता है। सामरिकी को सेनाओं के प्रयोग की कला कहा जाता है। यही जो है सेनाध्यक्षों के कार्य कुशलता की परीक्षा भी हो जाती है। ठीक है बच्चों, सेना अध्यक्षों के कार्य कुशलता की परीक्षा भी यहीं पे हो जाती है कि किस प्रकार समरतंत्र वो निर्धारित कर रहा है। ठीक,
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी और सामरिकी युद्ध में विजय प्राप्त करने के दो स्तंभ होते हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग करना असंभव है बच्चों। ठीक, जिनके बीच की रेखा ही धुंधली होती है, जिनके बीच की रेखा ही स्पष्ट नहीं होती, वो दोनों ही आधार स्तंभ हैं। और एक विजय के लिए अच्छी से अच्छी युद्ध नीति, स्ट्रैटेजी और अच्छी से अच्छी युद्ध कला जरूरी है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, ये चैप्टर बच्चों ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप लोग पढ़िए लिखिए, खुश रहिए। बाकी अगले पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे।